हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश शर्मा है और मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का डेटाबेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्सिंग क्या होती है, इसको कब और कैसे कहाँ यूज़ करना आता है, इसके टाइप्स कैसे क्या होते हैं और ये काम कैसे करती है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करती है जिससे आपका एक्सेस टाइम आपका बहुत कम हो जाता है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आपको डायग्राम के साथ में और प्रैक्टिकल के साथ में इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। अब इंडेक्स के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्सिंग आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि टेबल और व्यू पर क्रिएट होता है। इंडेक्सिंग एक्चुअल में एक पॉइंटर होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज पॉइंटर होता है, आपका यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंटर क्या करता है, आपके एक्चुअल डेटा को टेबल में आपको रेफर करता है। आप इसको ऐसे ही मान सकते हो जैसे कि एक बुक होती है, तो बुक के पीछे आपको एक इंडेक्स दिया होता है। यानी कि क्या होता है, अगर आपको पर्टिकुलर पेज पर जाना है, पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है, तो आप क्या करते हैं, इंडेक्स में से जाकर के आप उस टॉपिक को और पेज नंबर को सर्च कर लेते हैं और उस पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स का काम भी वही है। इंडेक्सिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो एक्सेस टाइम है, जब आप क्वेरी फायर करते हैं, जो आपका रिट्रीवल टाइम है, उसको हम रिड्यूस कर सकें ताकि डेटा बहुत ही आपका फास्टली आपके पास आ सके। इंडेक्सिंग आपका जनरली आपको तभी लगानी है जहां आपकी जरूरत हो। इसका मतलब ये है कि जब आपका डेटा बहुत ह्यूज होता है और आपको लगता है कि आपका जो रिट्रीवल टाइम बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको इंडेक्सिंग यूज करनी चाहिए। और अब देखते हैं कि इंडेक्सिंग काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने इंडेक्सिंग को यूज नहीं किया हुआ है, तब डेटा कैसे एक्सेस होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एंटर की हुई डेटाबेस में, तो सबसे पहले 50,000 है। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका 1 2 3 4 और इस सीक्वेंस में मैंने एम्प्लॉय आईडी को एंटर किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इंडेक्सिंग नहीं है, तो जिस ऑर्डर में आपने डेटा को एंटर किया हुआ वो उसी ऑर्डर में रहता है, तो इसको बोलते हैं हीप। अब क्या होगा, अगर आप सर्च करते हैं विदाउट इंडेक्सिंग, अगर आप जो है 50,000 सर्च करते हैं, तो आप देखोगे कि आपको पहले ही स्कैन में यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको वो डेटा मिल जाएगा, क्योंकि वो आपका सीक्वेंशियल है। लेकिन अगर आपने लास्ट सबसे लास्ट का यानी कि 4999 इसको सर्च किया, तो वो सर्च करेगा आपका 50,000, देन 1 2 3 4, एक के बाद एक सर्च करता चला जाएगा सब ब्लॉक्स को। और जब उसको आपको जो डिजायर्ड डेटा मिलेगा, तब उसकी स्कैनिंग को खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा एक्सेस टाइम क्या होगा। ये डिपेंड करेगा आपके डेटा साइज के ऊपर और आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसे जैसे आपका डेटा का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके डेटा एक्सेस टाइम आपका बढ़ता जाएगा। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आपके SQL सर्वर के ऊपर एक आपका बर्डन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा एक क्वेरी के लिए। तो इसका आपका क्या सॉल्यूशन है, आपका इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यहाँ पर का रोल हमारा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडेक्सिंग से हमारी जो है सर्चिंग एक्सेस टाइम आपका बहुत ही कम हो जाता है। और अब बात करते हैं टाइप ऑफ SQL इंडेक्सेस। SQL में आपका कॉमनली जो 3 तरह की इंडेक्सिंग यूज होती है, वो है आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड और एक होती है यूनिक इंडेक्सिंग। क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है कि जब भी आप प्राइमरी की जनरेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है उस कॉलम पर जिस पे आपने प्राइमरी की जनरेट की है। आप इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं बाद में। और एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो ये क्या करता है, उस टेबल के पूरी डेटा रो को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देता है, पूरी टेबल के रो को। इसीलिए एक टेबल पर केवल एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है। और क्लस्टर इंडेक्स आपका जो सर्चिंग करता है, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बी ट्री। इसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स में डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। नॉन क्लस्टर इंडेक्स ये मल्टीपल हो सकते हैं एक टेबल पर। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन क्लस्टर में डेटा आपका शॉर्ट नहीं होता है, ये डेटा को अरेंज नहीं करता है। और ये एक बुक की तरह होता है, जैसे कि बुक में आपका इंडेक्स होता है बैक साइड में, इसी तरह आपका नॉन क्लस्टर होता है। लेकिन नॉन क्लस्टर भी आपका फाइनली आपके जो लीफ नोड होती है क्लस्टर इंडेक्स की, उसी को यूज करता है। तो इसके बारे में हम डायग्राम के साथ और एग्जांपल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं बीटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लस्टर इंडेक्स में आपका एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है जिसको बोलते हैं बी ट्री या बैलेंस्ड ट्री। इसमें 3 लेवल होते हैं, रूट नोड, इंटरमीडिएट नोड और लीफ नोड। जो रूट नोड होता है उसमें आपका एक ही होता है, इसमें वो वैल्यू होती है जहां से सर्चिंग स्टार्ट होती है।
जो दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट नोड या इंटरमीडिएट लेवल, इसके अंदर वो डेटा पेजेस होते हैं जिसमें आपके जो एक्चुअल डेटा है उनका रेफरेंस होता है, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं। अब क्या होगा इस डायग्राम में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज बनी हुई है। ये रेंज कैसे डिसाइड होती है? ये SQL सर्वर अपना आप करता है डेटा के, जो आपने डेटा टेबल में दिया उसके हिसाब से ये डेटा रेंज को बना लेता है। अब देखिए, जैसे कि सपोज यहाँ पर आपने दिया हुआ 1 से 10 तक, अगर कोई वैल्यू आपकी 1 और 10 के बीच में सर्च होती है तो उसका पेज नंबर है, रेफरेंस है 1, यानी कि डेटा पेज 1 में इसमें सर्च करेगा। और इसमें डेटा जो होता है आपका सीक्वेंस से सर्च होता है। ये जो पॉइंटर लिखा हुआ है ये आपका एक्चुअल डेटा है, आपका रेफरेंस है जो एक्चुअल डेटा है, तो यहाँ पर सीक्वेंस से सर्च होता है। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू आप जिस रेंज में, वो उसी रेंज में आपका उसी पेज को सर्च करेगा, बाकी पेज को स्किप कर देगा। इसलिए आपका जो एक्सेस टाइम है वो आपका बहुत कम हो जाएगा और सर्चिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एक वैल्यू सर्च करते हैं, दैट इज द 15 के केस में क्या होगा, आपका यहाँ पर आएगा वो 11 to 20 के रेंज में। और यहाँ पर कौन सा पेज नंबर 2 हमारा 2, जो कि हमारा डेटा पेज का रेफरेंस है लीफ नोड के अंदर। तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका पेज नंबर 2 के अंदर वो आपका सीधा सर्च करेगा 11, 12, 13, 14, 15। और यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर टू डेटा रो, जिसमें आपका एक्चुअल डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बाकी जो भी डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं जो लेफ्ट में जो आपका डेटा पेज है वो आपका पूरी तरह से स्किप हो जाएगा सर्चिंग में। तो इस तरह से आपकी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप 35 को सर्च करते हैं तो आपका वो सेकंड इंटरमीडिएट नोड जो है उसमें रेंज में आएगा 31 to 40। इसमें आपका डेटा पेज का रेफरेंस है 4, यानी कि आपका डेटा फॉर पेज के अंदर वो सर्च करेगा 31, 32, 33, 34 एंड 35 यहाँ फाइनली। और जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी डेटा पेज आपके स्किप हो जाए। चलिए अब एक इंडेक्सिंग का प्रैक्टिकल देखते हैं। मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास कितना डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो काउंट आ रहा है वो आपका 1 करोड़ आ रहा है, यानी कि 10 मिलियन। और इस टेबल पर कोई इंडेक्सिंग भी नहीं है। इंडेक्सिंग आप चेक करने के लिए आप टेबल में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल, देन इंडेक्सिंग में आप देखेंगे यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, आपका इस टेबल में एक एम्प्लॉय आईडी सर्च करनी है और वो एम्प्लॉय जो लास्ट की एम्प्लॉय आईडी है, मैं लास्ट की एम्प्लॉय आईडी निकालने के लिए मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में किया और उसको मैंने कहा टॉप 1। तो आपने देखा कि आपका यही 1 करोड़, यही आपकी एम्प्लॉय आईडी है लास्ट वाली। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, सर्च क्वेरी यहाँ पर है, मैंने सर्च किया। अब आप एग्जीक्यूशन प्लान चेक कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर में मैसेज आ रहा है, मिसिंग इंडेक्स। ये SQL सर्वर का एक आपका सजेशन है। क्यों? क्योंकि आप एक जो है ह्यूज डेटा को यूज कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेरी ने आपका टाइम कितना लिया, इसकी कॉस्ट क्या आई है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें ये कहता है 6%। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये 6% क्यों है। अब हम इसी टेबल के ऊपर इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि देखा आपने, इंडेक्सिंग क्रिएट हो चुकी है। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि इंडेक्सिंग आपके क्रिएट हुई है या नहीं है। तो एम्प्लॉय टेबल में रिफ्रेश और इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्सिंग आपकी क्रिएट हो गई है। कौन सी इंडेक्स है आपकी? क्लस्टर इंडेक्सिंग। अब आप इंडेक्सिंग क्रिएट करने के बाद में मैं सेम आईडी को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ऑपरेटर कॉस्ट है वो आपकी 100% है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया उसके रिजल्ट को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय आईडी को सर्च किया विद इंडेक्सिंग और विदाउट इंडेक्सिंग। जब हमने विदाउट इंडेक्सिंग किया तो वो था हमारा सीक्वेंशियल सर्च। उस केस में इस क्वेरी की कॉस्ट आई 6%, यानी कि 2.4285, ये एक फिगर होती है। और जब हमने क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया उसके बाद आपकी जो आपका कॉस्ट आ रही है आपकी 0.32831, और ये कह रहा है 100%। अब ये 100% और 6% का क्या मतलब है? SQL सर्वर का जो टोटल ऑपरेशन वो होता है आपका 100%। तो आपका सीक्वेंशियल के केस में क्या हुआ कि इसने 6% तो आपका इस क्वेरी ने ले लिया, और इंडेक्सिंग के बाद में आपका SQL का ऑपरेशन आपका 100% आपके ऑपरेशन में लग गया, यानी कि इस क्वेरी ने कोई आपकी कोई कॉस्ट वहाँ पर है ही नहीं।
तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग के बाद में आपका सर्चिंग कितनी फास्ट हो जाती है। और अब बात करते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है कि ये आपके डेटा को शॉर्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, ये आपको जो डेटा है वो आपका एक जगह रखता है और जो आपका उसका इंडेक्स है वो दूसरी जगह रख देता है। ये इस तरह से जैसे आपकी बुक होती है, बुक का कंटेंट अलग होता है और बुक का इंडेक्स आपकी बुक के पीछे होता है। यही चीज आपकी नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में होती है। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों में, आपका क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो क्लस्टर इंडेक्स होता है उसका जो लीफ नोड होता है उसमें एक्चुअल डेटा होता है, यानी कि पॉइंटर होता है आपका एक्चुअल डेटा का। लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स में आपका लीफ नोड में डेटा नहीं हो, तो वो डेटा कहाँ से लाता है? वो डेटा आपका जो है क्लस्टर इंडेक्स की जो लीफ नोड होती है वो वहीं से आपका डेटा लेकर आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर क्या नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्लस्टर इंडेक्स का होना जरूरी है? नहीं, आप बिना क्लस्टर इंडेक्स के भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में जो डेटा लेगा वो हीप से लेगा। और अब बात करते हैं यूनिक इंडेक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम में एक डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ना हो तो उसके लिए आप उस कॉलम पर यूनिक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। यूनिक इंडेक्स को आप सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम पर क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आप क्लस्टर इंडेक्स या नॉन क्लस्टर इंडेक्स दोनों यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि हमें इंडेक्सिंग को कब और कैसे और कहाँ यूज करना है। इंडेक्सिंग से हमारी परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह इंडेक्सिंग लगा दें। आपको इंडेक्सिंग वहीं लगानी है जहां आपको बहुत जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको उसके रीजन फाइंड आउट करने होंगे। आपकी कोई क्वेरी बहुत स्लो चल रही है तो आप फाइंड कीजिए किस कॉलम की वजह से, किस वैल्यू के वजह से आपकी क्वेरी बहुत स्लो चल रही है और उस कॉलम को आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसी तरह से कोई किसी क्वेरी के अंदर कोई कॉलम बार बार सर्च होता है तो भी उस कॉलम के ऊपर आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अननेसेसरी इंडेक्सिंग भी आपके लिए एक परफॉर्मेंस इशू बन सकता है। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्सिंग। क्योंकि हम जानते हैं क्लस्टर इंडेक्स में डेटा हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो अगर आपने कोई इंडेक्स कॉलम में कोई अपडेट किया है या कोई डेटा को डिलीट किया तो उस केस में आपका SQL सर्वर आपको फिर से डेटा को रीअरेंज करेगा। इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं कि री इंडेक्स करेगा, तो भी एक आपका ये परफॉर्मेंस इशू बन सकता है। तो इसलिए आपको अननेसेसरी इंडेक्सिंग को अवॉइड करना है। तो दोस्तों, SQL इंडेक्स का ये सेशन नहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।